सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष कार्ल मार्क्स के विषय में जो मैंने पुस्तक लिखी है, हाउ टू बी एनलाइटेंड, तो उस विषय पर ही मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। ये जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ एंड कैपिटल का, उस विषय पर मैं बतला जा रहा हूँ। तो मार्क्सिज्म डिस्ट्रॉयड नाम से जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसी का यह अगला एपिसोड है। इसमें देखिए मार्क्स क्या कहते हैं। पहले मार्क्स के स्टेटमेंट को हम लोग लेते हैं। द फर्स्ट डायरेक्ट अटेम्प्ट्स of the proletariat to attain its own ends made in times of universal excitement. When feudal society was being overthrown, these attempts necessarily failed owing to the then undeveloped state of the proletariat as well as to the absence of the economic conditions for its emancipation, conditions that had yet to be produced and could be produced by the impending bourgeois epoch alone। अर्थात यहाँ मार्क्स यह कह रहे हैं कि जो पहली कोशिश होती है प्रोलेटेरिएट के द्वारा, सर्वहारा वर्ग के द्वारा जो पहली कोशिश होती है, जो पहले प्रत्यक्ष कोशिश होती है, फर्स्ट डायरेक्ट अटेम्प्ट्स सर्वहारा वर्ग के द्वारा जो होती है, इसलिए कि वो अपना जो है परिणाम अपना दे दे, उस अर्थ में जो पहली कोशिश होती है। और यह तब जबकि ये सभी तरफ से एक उत्तेजना पूर्ण जब माहौल पूरे विश्व में बन जाता है, तो यह एक कोशिश होती है। जबकि उस वक्त जो फ्यूडल सोसाइटी है, सामंतवाद की जो स्थिति है, वो कहते हैं कि वह जो है उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, उसको फेंक दिया गया। इन सारे जो कोशिशें थी इनको फेल होना था। क्यों? क्योंकि अभी जो थे, जो प्रोलेटेरिएट जो थे, वे अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे, अधकचरे अभी थे। और उस समय तक वो जो आर्थिक स्थितियां थी वे भी अनुपस्थित थी, जो कि उनकी मुक्ति के लिए अनिवार्य थे। वे आर्थिक स्थितियां भी अभी मौजूद नहीं हुई थी। ये सब अभी और उसको होना था। और जो ये जो स्थितियां थी, ये जो बुर्जुआ क्लास है, यानी जो पूंजीपति है, वह जो है इन सब उस युग को लाने के लिए वो पर्याप्त होने थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्क्स ने मोटे तौर पर इतिहास को, जो यह इतिहास है, उसको 6 भाग में बांटा था। और वे 6 भाग जो थे, मतलब अर्थव्यवस्था के लिहाज से 6 भाग में बांटा था। उसमें जो पहला भाग था वो कहते हैं कि पुराने ज़माने का ये जो कम्युनिज्म है, उसको एंशियंट कम्युनिज्म वे कहते हैं। पुराने ज़माने का साम्यवाद, पौराणिक साम्यवाद। फिर वे कहते हैं कि एक दास युग आया, मतलब
पुराने साम्यवाद युग, फिर दास युग, फिर सामंतवाद युग, फिर पूंजीवाद युग, फिर सर्वहारा वर्ग का तानाशाह और फिर साम्यवाद। इस तरह से वे 6 हिस्से में इतिहास को बतलाते हैं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से इतिहास के पीरियड को। तो इनके हिसाब से, अगर इनके हिसाब से ही बात करें तो अब जब हम लोग देखते हैं कि अगर इनके हिसाब से एक के बाद एक जब पूरा परिपक्व हो जाएगा तो दूसरा फेज दौर आ जाएगा, फिर दूसरा परिपक्व हो जाएगा तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा के बाद चौथा आ जाएगा। इस तरह से अंतिम स्टेज जो है वो कम्युनिज्म पर आ जाता है, साम्यवाद पर आ जाएगा। लेकिन मार्क्स ने स्वयं भी यह कहा है कि इतिहास जो है ये सतत चलने वाली धारा है। इसको इस तरह से 6 भाग में आप कैसे विभाजित कर सकते हैं? तो कृत्रिम रूप से विभाजित कर देना यह अपने आप में नादानी होगी। हालांकि मार्क्स भी इस चीज़ को समझते थे, फिर भी उन्होंने 6 भाग में बांटा, क्योंकि उन्हें अपना एक वो एंड चाहिए था, परिणाम चाहिए था। जबकि इतिहास तो निरंतर बहने वाली धारा है, यह कभी नहीं रुकती, कहीं नहीं रुकती, ये अनंत काल तक चलती रहेगी, अनंत काल से चलती आ रही है। तो इस अंतहीन धारा को क्या रोकना, कहाँ रोकना है? तो इसका तो रुकना संभव नहीं है। फिर भी मार्क्स ने इसे कृत्रिम रूप से 6 भागों में बांटा। यहाँ इनके सिद्धांत में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इन्होंने इसे साम्यवाद पर रोक दिया, लेकिन साम्यवाद के आ जाने के बाद भी तो मानव सभ्यता या इस संसार की सभ्यता चलती रहेगी। अब दूसरी बात यह है कि ये जो कहते हैं कि जब पूरा एक परिपक्व हो जाएगा तभी दूसरा स्टेज आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा गया, क्योंकि कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर कि सामंतवाद के बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आ गया, जैसे चीन, जैसे यूएसएसआर। वहाँ तो पूंजीवाद पूरा पनप भी नहीं पाया था। और मार्क्स कहते हैं कि जब पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट एज जो है वह जब पूरा पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आता है, तानाशाह आता है सर्वहारा वर्ग का। तो अमेरिका में, यूएसए में तो कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गया, आज तक है। तो वहाँ पर सर्वहारा वर्ग का क्यों नहीं तानाशाह आया, तानाशाही व्यवस्था क्यों नहीं आई सर्वहारा वर्ग का? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और फिर ये कहते हैं कि इसके बाद जो है कम्युनिज्म आ जाएगा। तो चीन में और यूएसएसआर में, जो कि अब टूट गया है, रूस हो गया, तो वहाँ पर क्यों नहीं अब कम्युनिज्म आ पाया? वो वापस जो है फिर पूंजीवाद की ओर क्यों भागने लगे? तो अब उन्होंने अधकचरी व्यवस्था राजनीतिक रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया है, वन पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेसी, और जिसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही भाग लेगी और बाकी सारा सिस्टम पूंजीवाद वाला ही। तो ये कैसे हो गया? उसी तरह से जर्मनी जो है, ईस्ट जर्मनी फिर वेस्ट जर्मनी से मिल गया, ये दोनों जर्मनी मिल गए और वहाँ पूंजीवाद व्यवस्था आ गई। तो ये फिर पीछे वापस कैसे जा रहे हैं भाई? तो यहाँ पर इनके जो विभाजन है इतिहास को, जिस तरह से इन्होंने अर्थव्यवस्था के हिसाब से बांटने की कोशिश की है समाज के विकास को बतलाते हुए 6 भागों में, और यह बताया है कि इस चरण के बाद यह चरण आएगा, इस चरण के बाद यह चरण आएगा। तो 6 चरणों में जो बांटे हैं, तो ये चरण तो आपस में कई इधर से इधर, इधर से उधर हो रहे हैं। आज भी स्लेव जो है बेचे जा रहे हैं, आज भी दास बनाए जा रहे हैं, दास तो आज भी बनाए जा रहे हैं।
और उतना विभत्स रूप भले आपको न दिखे, लेकिन आपको पता है दास को बनाने का खेल चल रहा है। पिंजड़े में बंद करके भी लड़ाई जा रही है, मौत का खेल तक खेला जा रहा है। ऐसे दास बनाए जा रहे हैं पैसे के बल पर। तो दास तो आज भी बन रहे हैं। तो ये जितने विभाग इन्होंने किए हैं, पौराणिक साम्यवाद की बात की है, तो पौराणिक साम्यवाद जो है, जो जंगलों में कबीले रहते थे तो वहाँ के साम्यवाद की बात की है। तो आज भी बहुत सारे हैं जहाँ पर ये व्यवस्था है। और हमारे भारत में तो वेद में तो साम्यवाद बहुत उच्च स्तर पर जिक्र किया गया है। संवदध्यम समगच्छध्वम संवोमानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो ये तो हमारे ऋग्वेद में स्पष्ट बताया गया कि साथ साथ एक ही साथ बोलो, एक साथ चलो, सम होकर के एक साथ चलो। तो समता तो यहाँ पर पहले से बताया गया। साम्यवाद तो यहाँ बहुत अच्छा है। एक साथ चलो, एक साथ बैठो, एक साथ उठो, एक साथ गाओ, एक साथ जो है हिस्सा बांटो, एक साथ कमाओ, एक साथ खाओ। तो यहाँ तो साम्यवाद है। अभी ये पौराणिक साम्यवाद जो है, यही तो अभी तो आदर्श चला आ रहा है। उससे ऊंचा तो कोई अभी हो ही नहीं पाया। तो उसको, उस पौराणिक साम्यवाद को फर्स्ट स्टेज को मानते हैं, क्योंकि वो चरम है। उससे ज़्यादा ऊंचा आप साम्यवाद सोच भी नहीं सकते। और मार्क्सवाद का जो चरम साम्यवाद है, वही तो है स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, यह कहते हैं। तो वह तो आध्यात्मिक अवस्था में जाकर के ही संभव है। और वह आध्यात्मिक अवस्था तो सिर्फ वेद ने बताई है, जिसको आप पौराणिक साम्यवाद कह रहे हैं। तो वो फर्स्ट स्टेज कैसे हो गया? वो तो फाइनल स्टेज होना चाहिए, अन्यथा उसका जिक्र ही नहीं होना चाहिए थे। और जो अन्य भारत के वेद के अलावा जो वैदिक काल है, उसके अलावा जो साम्यवाद है, वह साम्यवाद तो मान लीजिए कि पौराणिक आप साम्यवाद मान सकते हैं। जब कबीलों में रहते थे, मिल बांट के खा लेते थे, तो उस अर्थव्यवस्था को वे पौराणिक साम्यवाद की बात करते हैं। तो वहाँ वे खा लेते थे एक मजबूरी के तहत। लेकिन जो वेद में बताया गया है, वह तो एक सिद्धांत के तहत बताया गया है और आदर्श स्थिति के रूप में बताया गया। तो यहाँ पर मार्क्स के सिस्टम में जो फॉल्ट आया है उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे मार्क्स ने जो बताए हैं, फ्यूडल स्टेज की जो बात की है, सामंतवाद की बात की, ज़मींदारी प्रथा जिसके तहत था। तो जो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद रखते हैं, धन संपदा रखते हैं, उनके यहाँ तो अभी भी कर्मचारी लोग काम करते हैं, उनका भी एक राज चलता है। वे भी अपने यहाँ के नेताओं को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नेता उन्हीं के सुनते हैं। तो एक तरह से वे भी सामंतवादी तो हो ही जाते हैं। तो मनुष्य की जो मनोवृत्ति है, साइकोलॉजी है, आप देखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आता है। उसी तरह से है जैसे पुराने ज़माने में था, आज भी। तो अर्थव्यवस्था का मनोवैज्ञानिक जो पहलू है, उस पर भी मार्क्स को विचार करना चाहिए था। ओम।